देखो इस पे कह रहा है कैलकुलेट पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज 4 × 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। यानी कि यहाँ पे ये एक मेरे पास चार्ज है 4 × 10⁻⁻7 कूलम का, और यहाँ से एक पॉइंट है जो 9 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, मान लो P पॉइंट है ये, यहाँ पे जो है A से चार्ज। अब इस पॉइंट पे क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो सिंपली कह सकते हो पोटेंशियल एट P यानी VP इक्वल टू Q/R होता है, एंड K इज 9 × 10⁻9 इंटू चार्ज कितना है 4 × 10⁻⁻7 एंड डिस्टेंस इज हाउ मच? डिस्टेंस इज 9 सेंटीमीटर। तो 9 × 10⁻⁻2। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया और 10 टू द पावर ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। तो ये कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एट P विल बी 4 10 टू द पावर 4। ओके, इतना, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट्स। कितना वोल्ट आपके पास क्या हो जाएगा? पोटेंशियल होगा ये इस पॉइंट पे जो कि 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब इसका बी पार्ट क्या कह रहा है? Hence obtain a work done in bringing a charge 2 × 10⁻⁻9 कूलम from infinity to point P। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि अब इसको क्या किया जा रहा है कि एक चार्ज हमारे पास है, ये बड़ी दूर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। यहाँ पे मान लो कि ये बहुत दूर डिस्टेंस इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ऐसे यहाँ से इन्फिनिटी पे ये रखा हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁻9 कूलम का ये चार्ज है। और इसको यहां से उठा के कहा लाना है? इस P पे लाना है, इस पे लाना है, P पॉइंट पे लाना है। तो पूछ रहा है कितना वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो डेफिनेशन ही लिखाए थे कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमको इस पॉइंट का दिया हुआ है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल तो निकाल लिया ये वाला पार्ट। ओके, दिस पोटेंशियल इज नोन। तो अब वर्क डन कितना होगा बताओ? वर्क डन -4 × 10⁻⁴। हाँ, वर्क डन विल बी इक्वल टू, जो पोटेंशियल का डिफिनेशन है Vp इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इस चार्ज को कहां से लाना है? इन्फिनिटी से लाना है। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू Vp इंटू Q, ये हो जाएगा। और Vp हमारा जो है ये निकाल चुके हैं, पोटेंशियल एट P, और इंटू चार्ज इज 2 × 10⁻⁻9 कूलम, so it will be equal to 8 × 10⁻⁻5 जूल। वर्क का यूनिट जूल होता है, तो इतना जूल आपको वर्क करना पड़ेगा। समझ गए? अब इसमें एक पार्ट और पूछ रहा है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग व्हिच चार्ज इज ब्रॉट? क्या जिस पाथ से चार्ज को लाते हैं वो पाथ पे भी डिपेंड करेगा क्या ये वर्क? तो लिखेंगे क्या? नो, वर्क जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे खाली ये डिपेंड करता है। जैसे कल बताए भी थे, यहां से अगर ए से बी तक जाना है, आप ये पाथ चलो, या ऐसे घूम फिर के ये वाला पाथ आओ, या सीधे ऐसे आओ, या कोई ऐसे ऐसे आएगा, सबके केस में वर्क क्या होगा? एक ही होगा। अगर ये फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है तो, कंजर्वेटिव फोर्स का डिस्कशन वो फोर्स को कहते हैं जिसमें राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारा होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन के केस में नहीं होगा ये। फ्रिक्शन के लिए फिर हमें कुछ और चीजें सोचनी पड़ती है, वो अप्लाई करते हैं जब वो हम पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे उस समय कि ये कैसे इसको हम चेंज करते हैं यहाँ। ओके, तो इसमें ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। एक ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आते हैं, ये क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ फॉर्म में भेजेंगे, ये आसानी से बन सकता है। जैसे यहाँ देखो, जैसे ये है, यहीं पे हम थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। 4 चार्जेस हैं, कहाँ रखा हुआ है? वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर है, ABCD पे ऐसे रखा हुआ है। एक ही लाइन में बना लोगे तो कुछ भी नहीं है, सोचना है खाली ये वाला A B
सी डी। व्हाट इज द फोर्स ऑन 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर? इस पे रखा हुआ है, कितना फोर्स एक्ट करेगा? ये वाला है 2 माइक्रोकुलम, ये है -5 माइक्रोकुलम, ये है सी पे है 2 माइक्रोकुलम एंड डी पे है -5 माइक्रोकुलम। और यहाँ क्या रखा हुआ है सेंटर पे? इसका कलर दूसरा 1 माइक्रोकुलम। हाँ 1 माइक्रोकुलम है ना। अब इस पे निकालना है, फोर्स निकालना है सारे चार्जेस की वजह से। तो इसके वजह से जो फोर्स इस पे लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड द बी या अवे द बी? टुवर्ड्स बी। टुवर्ड्स टुवर्ड्स बी। बी। टुवर्ड्स बी हो गया, ऐसे निकाल लेंगे। अब ये सीधे बता कैलकुलेशन कर लेना, अभी हम ऐसे ही बता रहे हैं। और इसके वजह से जो लगेगा टुवर्ड टुवर्ड्स या सी। हाँ टुवर्ड सी या अवे फ्रॉम बी भी कह सकते हैं, या ए। टुवर्ड सी, ऐसे हो जाएगा। एक फोर्स ऐसे लग जाएगा। सी इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो कैसे हो जाएगा? इधर होगा टुवर्ड्स ए। टुवर्ड से। ये दोनों फोर्स देखो, चार्ज का मैग्नीट्यूड सब सेम है, तो ये दोनों इक्वल अपोजिट है, कैंसिल कर जाएगा। कैंसिल। ये वाला किधर लगाएगा? इधर लगाएगा, देखो। तो बी। ये भी फोर्स देखो, दोनों इक्वल अपोजिट है, कैंसिल होकर यहाँ पे जीरो फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स। तो कुछ कुछ तो ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिसमें कुछ सॉल्व ही करना नहीं होगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, है ना। तो अभी तक हमने जितना पढ़ाया है ये सारा क्वेश्चन उसी पे बनेगा। तो एक बार आपको ये सारे क्वेश्चन जो है बनाने हैं। ये हो गया। अब इसमें हम एक टर्म यहाँ पे एक नए तरह का एंगल है जो हमें जरूरत पड़ेगा बहुत सारे कैलकुलेशंस के लिए। यहाँ पे एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये एक डिफिनेशन है सॉलिड एंगल का। ये मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। और एक है कि आप एंगल ऐसे डिफाइन किए होंगे, एंगल का डेफिनेशन। ये मान लो एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, एक सर्कुलर पाथ ले लो, इसका रेडियस आर है मान लो, और ये कोई आर्क ऐसे बनता है, और यहाँ पे थीटा अगर एंगल है, ये आर्क लेंथ अगर हम डेल्टा एल लिख देते हैं, तो थीटा जो एंगल होता है वो क्या होता है? आर्क बाई रेडियस, इसी को एंगल कहते हैं। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस इज कॉल्ड एंगल। जो एंगल का डिफिनेशन अभी तक पढ़े हैं, दैट इज कॉल्ड आर्क लेंथ। ये हो गया आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस इज कॉल्ड एंगल, यही थीटा कहलाता है। अगर इसको एक बार कंप्लीट घूम जाओ, यहाँ से यहाँ तक पूरा सर्किल बना लो, तो इसका ये जो सर्कमफेरेंस हो जाता है वो कितना हो जाता है? 2πr हो जाता है कंप्लीट सर्किल के लिए। आर्क का लेंथ हो जाएगा 2πr एंड डिवाइडेड बाई आर, तो उस समय ये थीटा कितना बन जाएगा? 2π बनता है एक कंप्लीट सर्किल के लिए। ओके। अब यहाँ एक दूसरा एंगल है जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल का जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए, जैसे कि मान लो मूंगफली वगैरह कहीं खाते हो और वो जिस कागज में बना के तुमको देता है वो ऐसे ही कुछ शेप है ये। तो यहाँ पे एक मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है जिसको मैंने यहाँ पे क्यू से दिखाया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, और इसको ये ऐसा आर डिस, यहाँ से पी एक पॉइंट है जो R1 जो है OP इक्वल टू R1 है। अब ये एक ऐसा एरिया बनाना है कि इसका हर पॉइंट यहाँ से R1 डिस्टेंस पे हो, हर पॉइंट हो एक R1, जैसे कि जिसमें रुको थोड़ा वीडियो हम ऑन करते हैं समझाने के लिए। जैसे कि मान लो कि ये वो जो ये कागज जो मोड़ के हम बता रहे हैं इसको, तो ये है, इस तरह से इसको मोड़ दिया, और ये ऐसा बना, ये मान इस तरीके का बनाते हैं। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, यही एंगल। और इसका हर पॉइंट यहाँ पे अगर हम हाथ से रख के देखें तो हर पॉइंट यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है, हर पॉइंट जिसको हम यहाँ दिखा रहे हैं, जिसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये हर पॉइंट इस पर जितना भी पॉइंट है इस डिस्टेंस से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इस एंगल को जिसको ये कोन के शेप का जो हो जाए वही एंगल है। तो इसमें देखते हैं क्या कि ये हर एंगल यहां से जो लाइन हम खींच रहे हैं यहाँ पे, हर पॉइंट इस प्लेन पे ये इक्वल डिस्टेंस पे है ओपी, जिसको R1 कहा गया। अब एक दूसरा प्लेन यहां ले लो, ये इसका डिस्टेंस OP2, इसको R2 कह दिया गया, OP2 इक्वल टू R2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इसका भी हर पॉइंट सेंटर से
सेम डिस्टेंस पे है, यहाँ से सब पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं, अब इसमें देखो यहाँ पे ये जो सरफेस बन रहा है P1 पे, जितना ये लाइंस ऑफ फील्ड निकल रहा है, नंबर अगर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इस सरफेस पे देखो तो कितना कट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 कट कर रहा है। यानी ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, दोनों में नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फ्लक्स जो फील्ड जो है वो क्या है, दोनों में सेम है। तो ये जो एंगल हमको जो निकल के आता है, यानी कि ये वाला जो सरफेस इस सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, दिस सरफेस मेड एंगल ऑन दिस सेंटर, उसको अगर उसको लिख दे दिए हैं डेल्टा ओमेगा, तो ये इक्वल टू होगा R1 स्क्वायर, एक मिनट जस्ट अ मिनट, इसको दूसरा सिंबल कहते हैं। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है R1 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा, R1 स्क्वायर इंटू डेल्टा, इसको ओमेगा कहते हैं, दिस इज ओमेगा, ये इक्वल टू होगा R2 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा। यानी कि इस दोनों का जो ये प्रोडक्ट है यहाँ पे, और जो यहाँ पे होगा इस दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, और वही किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। एंड दिस एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल। यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसी एंगल को सेंटर पे सॉलिड एंगल कहते हैं, इसको सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल क्या है, ये 3 डायमेंशनल है। ये वाला एंगल की जो हम बात करते हैं जनरल, ये 2 डायमेंशनल है। इसमें ध्यान ये रखना है कि ये जो सरफेस एरिया जो है, इसका हर पॉइंट यहां से यहां, ये इसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा एवरी पॉइंट। उसी तरह से कोई भी सरफेस एरिया इसमें हम लेंगे, कहीं भी लेंगे सरफेस एरिया पूरे कवर करेंगे, तो उसका हर पॉइंट यहां से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। जैसे यहाँ का अगर पॉइंट का बात करें, इसका डिस्टेंस यहाँ से उतना ही होगा जितना कि इसका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस पॉइंट का यहाँ तक, या यहाँ वाला पॉइंट ये दिख रहा है कि वो आगे है लेकिन दिखा नहीं सकते ना, यहाँ ये सब है एक ही साथ, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पॉइंट लो यहाँ से यहाँ तक, ये सारे का डिस्टेंस R2 है। और इस सारे का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, ये सब R1 है। जैसे कि आप कोन का शेप लेते हो, ये कोन का एरिया है। इस एंगल को कहते हैं सॉलिड एंगल कहते हैं। एक तो जनरल एंगल की हम बात कर लिए जो पहले से पढ़े हो, ये एक नया टर्मिनोलॉजी है यहाँ सॉलिड एंगल, जिसको हम अभी यूज करेंगे थोड़े देर में। अब इसमें देखो कि लाइंस ऑफ फ्लक्स दोनों के केस में, इस फील्ड जो है इसमें और इसमें दोनों में सेम है। लेकिन अगर ये एरिया ले लिए, ये वाला एरिया ऐसा वाला, देखो 1 2 यहाँ 3 कट कर रहा है, वही एरिया अगर यहाँ उठा के रखोगे तो देखो इसमें 3 नहीं कट हो रहा है, 2 कट हो रहा है। मतलब यहाँ इक्वल एरिया अगर हम ले लेंगे, ये वाला 2 डायमेंशन वाला एरिया, तो दोनों के केस में जो लाइंस ऑफ फील्ड है वो अलग अलग होगा। लेकिन अगर यही सॉलिड एंगल रहेगा, कोई सरफेस बना रहा है, तो दोनों के केस में आपका जो एंगल बनेगा, ये दोनों के केस में लाइंस ऑफ, ये लाइन जो दिख रहा है वो सेम होगा। कहीं भी खींचेंगे, अगर यहाँ भी खींचते हैं तो वहां यहाँ भी उतना ही बनेगा, ये पूरे सरफेस को ये कवर करता हुआ, यहाँ भी ऐसे ही होगा। ये एंगल इस पे, यानी कि ये फील्ड लाइंस जो निकलेगा सब केस में सॉलिड एंगल के लिए सेम होगा, बट सरफेस एरिया के लिए सेम नहीं होगा। 2 डायमेंशनल है तो ये 3 डायमेंशनल की बात हो रही है। जैसे कि स्फेयर है वो 3 डायमेंशनल है, सर्किल है 2 डायमेंशन है। तो इसमें इस तरीके का ये चेंजेस है, सॉलिड एंगल का ये मीनिंग है। अब ये क्वेश्चन हम बनाएंगे नहीं, ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, ये भी हम देंगे क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन हम बना चुके हैं। थोड़ा सा जस्ट एक्सप्लेन कर देते हैं खाली, ताकि आज ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 and Q2 of magnitude 10 to the power minus 8 and minus 10 to the power minus 8 respectively are placed at 0.1 centimeter। यानी कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, B and C, 3 जगह पे निकालने हैं। देखो ये 2 चार्ज है, Q1 एंड Q2 रखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, ये B एक पॉइंट है यहाँ पे निकालना है, और C यहाँ पे है। तो C वाला हम आपको ऑलरेडी निकलवा चुके हैं इस पर, ये वाला पॉइंट पे ये हम C पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ वाला करना है खुद, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान रखना है कि इस पे रिजल्टेंट जब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो इस चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, अंदर। और इस चार्ज पे जो क्यू यहाँ रखा हुआ है ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से किधर होगा डायरेक्शन, ये ऐसे होगा ना, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, माइनस में एंटर करता है। तो ये वाला अगर इसको हम इसका नाम ले लें, ये क्या है, ई ए इधर से हो गया, और इसका नाम कुछ ले लें अगर है ए, इस ए पे निकालना, इसका मान लो पी है, कोई बात नहीं, ये आर है, ऐसे है। तो आर पे जो चार्ज है उसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे। अब पी पे भी चार्ज है, उसके वजह से भी फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो ये दोनों फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर बी पे आओगे, यहाँ पे निकालना हो, तो ये क्यू इस पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से डायरेक्शन ऐसे दे रखा है, इधर हो जाएगा। ये क्या है, निगेटिव है, तो इसकी वजह से डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों को माइनस कर लेंगे। और सी वाला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, समझ गए। तो इसको, ये क्वेश्चन हम आपको अभी थोड़ी देर में शेयर करेंगे, इसको बनाना है अपने से। और एक ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, ये देखो इसको क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। The direction of field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall of gravity. थोड़ा इस पे भी डिस्कशन करना है ना, ये भी बाद में बात करते हैं, है ना। क्या मतलब है, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे रखा हुआ है, इधर निगेटिव चार्ज का प्लेट रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में जाएगा, ये पॉजिटिव से निगेटिव, इस तरह से पॉजिटिव से निगेटिव। और यहां से क्या किया गया, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से रिलीज कर दिया गया, छोड़ देगा, उसको टाइम कितना लगेगा ये बता दीजिए। T1 मान लेते हैं, ये टाइम कितना लगेगा यहां से यहां तक जाने में। यहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया है, और ये डिस्टेंस इसके बीच जो रखा हुआ है 1.5 सेंटीमीटर है। ओके, ये इतना रखा हुआ है। अब इसका मास वगैरह, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये सब तो नोन होता है, दिया हुआ है हमारे पास, है ना। तो यहां से यहां तक ले जाना है। देखो पहला कंडीशन हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जब यहां से छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा ना, तभी वही फोर्स इसको यहां लाएगा। तो फोर्स इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा है, एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है, यही होता है। और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, क्यू किसको छोड़ा गया है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया है, तो ई इंटू ई हो जाएगा। ई का चार्ज हम जानते हैं कितना होता है, ये फोर्स हमारा हो गया। तो ये फोर्स हमारा जब लगेगा तो ये ई इंटू ई हो गया। ई का वैल्यू हमको पता है, ये ई का भी वैल्यू पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसमें क्या करेंगे, फोर्स। अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये भी पता है। इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू ई हो जाएगा कि नहीं, ध्यान से देखना, होगा ना। अब इसमें एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, ए ई, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स ये रिलेशन है, ई इंटू ई आ गया, ई इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड दिस कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁴। अब इससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन का, विच विल बी इक्वल टू ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो हमको नोन है, जानते हैं, 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे ही रखा है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इस ई का वैल्यू दे रखा है, कैपिटल ई का। तो इससे हमको क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। जब एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला कल फॉर्मूला, ये मैंने बोला था कि यूज होगा, इसका भी आ गया ये। तो एस कितना चला है इसने, 1.5 सेंटीमीटर। अभी इसको ए से ही रहने दो मान लो, या एस को डी कर दो, डी से लिखे हैं ना, तो डी कर दो, जनरलाइज बनाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, 0 प्लस 1/2, और ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टी का स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका क्या हो जाएगा, ये रहेगा, अभी इतना ही रहेगा। ओके, तो ये आपको आ गया। अब इससे अगर हम
टाइम का वैल्यू निकालेंगे तो इसको जो है लिखना पड़ेगा 2d डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया है, यहाँ से देखो ई बाई एम है, E by M. ई बाई एम है, तो नीचे एम है तो ये ऊपर एम चला जाएगा, है कि नहीं। तो इससे सारा वैल्यू नोन है तो टाइम निकाल लोगे कि नहीं, इससे निकल जाएगा। पुट करके हम देखते हैं, जी। एक को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, है ना, कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए कर देते हैं, प्रोटॉन के लिए अपने से कर लेना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू डिस्टेंस इज 1.5 0.1. इंटू 10⁻², मीटर में करना पड़ेगा, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻−31 kg डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है देख लो, ये दे रखा है 2 इंटू 10⁻4, तो उसको भी डाल देते हैं 2 इंटू 10⁻4। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके जरा इसको देखो तो कितना आता है, इसको सॉल्व थोड़ा सा करोगे तो हम लिख देते हैं क्योंकि सॉल्व कर लेना। ये आएगा, इसका अप्रोक्स वैल्यू है 2.9 इंटू अप्रोक्सीमेटली 2.9 इंटू 10⁻−9 सेकेंड आएगा। ये चेक कर लेना ये करेक्ट है कि नहीं है, कैलकुलेशन है। ये जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इतना टाइम लगेगा। उसके बाद जब प्रोटॉन की बात करोगे तो फिर सब कुछ वही है, खाली यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाएगा, चार्ज तो उस पर भी वही रहता है, सब अलग अलग हो जाएगा। तो ये टाइम किसके लिए लगा, इलेक्ट्रॉन के लिए लगा। अगर इसी चीज को हम बात करते प्रोटॉन के केस में तो वो कितना आता है, मास वो चेंज हम कर लिख देते देते हैं, हैं, सब अपने से डाल। हाँ मास चेंज करते सिर्फ। हाँ, खाली मास चेंज करोगे और मास चेंज करने पे इसका जो वैल्यू आएगा प्रोटॉन के केस में वो निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, कुछ नहीं है। वो आता है टाइम जो है ये आएगा, इसका टाइम ऑफ प्रोटॉन आएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻7, 1.3 इंटू 10⁻⁻7 आएगा, 1.3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड आएगा प्रोटॉन के केस में। ओके, अब देखो ये दोनों टाइम अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम फ्री फॉल कराते हैं ऊपर से, है ना, मान लो कि ऊपर से अगर हम मास फ्री, डिपेंडेंट। तो वो जो है नहीं मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो दोनों का टाइम अगर हम उसमें से एयर बिल्कुल वैक्यूम कर दें, चाहे एक कागज गिराओ चाहे 1 kg का मास गिराओ, दोनों को टाइम ऑफ कोलिजन अर्थ से सेम होगा अगर सेम डिस्टेंस से गिरा रहे हैं तो। लेकिन ये दोनों डिस्टेंस तो सेम है लेकिन दोनों टाइम अलग अलग क्यों आया है, समझे। अब अलग अलग की बात समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये अलग क्यों आ रहा है अभी हम बताएंगे। अलग क्यों आ रहा है कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन देखो, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, ये हमारा रिलेशन जो है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यही लिखे थे ना, ई E बाई by एम, M. एम ये है ई डिवाइडेड बाई एम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, और एस बाई मास ऑफ प्रोटॉन। इस दोनों का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का सब वैल्यू तो दिया हुआ है, तो हम सिर्फ इस दोनों वैल्यू को निकालते हैं कि इसके आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है और जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन जो है वो आपका, इसको जब आप सॉल्व करोगे सारे वैल्यू को डाल करके, तो एक इलेक्ट्रॉन का और एक प्रोटॉन का हम एक्सेलरेशन लिखते हैं, आपको आ रहा है 1.9 इंटू 10⁻12 आ रहा है, ये आ रहा है 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सॉल्व कर लेना कितना आता है देख लेना। तो है ये 9.8 के रेस्पेक्ट में क्या है, ये इतना बड़ा है कि 9.8 को हम कंसीडर करेंगे ही नहीं इस केस में। इसका जस्टिफिकेशन ये है कि 9.8 जो एक्सेलरेशन है ये प्रो है कि उसके रेस्पेक्ट में इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए ये टाइम जो है दोनों अलग अलग आया है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू इस जी के वैल्यू से बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मतलब काउंट ही नहीं, इनफाइनाइट है उसके रेस्पेक्ट में।
तो ये क्या कह रहा है, कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, इसके पर कंट्रास्ट करना है इस पे। तो इसका रीजन यही है कि हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का है वो जो है इतना ज्यादा है विथ कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसी वजह से ये दोनों के टाइम में जो है लैग आ रहा है, वरना उसके कंपैरिजन में अगर रहता तो दोनों सेम में आएगा। अगर ऊपर से हम गिराते हैं किसी चीज को, छोड़ते हैं मान लो 1 मीटर के हाइट से, और वैक्यूम कर दिया जाए, 1 kg वेट ले लो या 10 ग्राम ले लो या 5 ग्राम ले लो, कुछ ले लो, तो इसका जो नीचे फॉल करेगा वो दोनों सेम टाइम में फॉल करता है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इसके कंपेरिजन में होता है। लेकिन यहाँ तो जो है ये बात ही बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, तो ये अभी हम क्वेश्चन कुछ भेज देते हैं, आप इसको